नमस्कार, हॉट स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज बाजार पे कोहराम देखने को मिला। बहुत स्ट्रांग बिकवाली थी इंडियन मार्केट्स में, नहीं ग्लोबल मार्केट्स पे आज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। और कारण ये था कि फेड ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई जिसको बाजार ने ठीक तरीके से नहीं लिया। ब्याज दरें बढ़ने का कुछ स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अमेरिका में, उसका सीधे तौर पे इम्पैक्ट आज वर्ल्ड मार्केट्स पे देखने को मिल रहा था। इस शो में आपको बताएंगे क्या कुछ कारण थे जिसकी वजह से आज बाजार टूटा। साथ ही साथ जुलाई में अब बाजार बंद होने के बाद जो आईपी आंकड़े आए हैं वो काफ़ी निराशाजनक है और नेगेटिव टेरिटरी में है आईपी ग्रोथ, वो एक और डैमेजिंग इंडिकेटर है। पर ऐसे माहौल में ऐसे कौन से टॉप स्टॉक्स हैं, बेटर स्टॉक्स हैं जो आपको बुधवार के सत्र के लिए अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन मार्केट्स पे आज लौटते हैं क्योंकि आज बाजार पे निफ्टी पे 150 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिली। देखिए, खुले ही एक गैप डाउन ओपन के साथ थे 8732 के लेवल के आसपास। उसके बाद एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया, लेकिन लेटर हाफ में जो भी एक दायरा था उसके भी लोअर एंड पे जाके बंद होते हुए नजर आए हैं। बहुत स्ट्रांग बिकवाली थी और सेंसेक्स में भी 443 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिला। जहां पर बिकवाली थी उसमें आज फाइनेंशियल शामिल था, ऑटो सेक्टर पे बहुत स्ट्रांग बिकवाली होती नजर आई, मेटल में कारनश था। आज के सत्र में रियल्टी स्टॉक संभल नहीं पाए। आईटी स्टॉक्स को छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ द पैक में आज कंप्लीटली वीकनेस देखने को मिल रही थी। इंडेक्स स्पेसिफिक हिंडाल्को, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक, ये कुछ ऐसे शेयर्स थे जहां पर जोरदार बिकवाली देखने को मिली। टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, एसबीआई जैसे स्ट्रक्चर्स जो थे वो टूटते हुए नजर आए। और कुछ इनफैक्ट निफ्टी की ही मार्केट कैप देखें तो 97,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप में कमी देखने को मिली है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का दिन कितना खराब था इंडियन मार्केट्स पर्सपेक्टिव से। गिरते बाजार पे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये कुछ ऐसे शेयर्स थे जहां पर कुछ खरीदारी साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। और फाइनेंशियल, जैसे मैंने कहा, साथ ही साथ मेटल स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर जोरदार बिकवाली देखने को मिली और डेंट बहुत स्ट्रांग था। 10% की भी गिरावट लार्ज कैप स्टॉक्स पे देखने को मिली है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का दिन कितना खराब था इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन ऐसे माहौल में बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर्स, बाजार के जानकार क्या मानते हैं कि अब बाजार पे नेक्स्ट पॉसिबल मूव्स जो हैं वो क्या रह सकते हैं, आइए वो सुन लेते हैं। 5% kind of a potential of correction or whatever in the short term, and फिर आप मजा करिए 3 साल 5 साल 10 साल तक। You know, I mean at this point of time the short term what do you call distraction to book profit, and maybe markets might correct somewhat, but that distraction is overpowering the longer term objective of making a lot of money. बाजार जो है हर बार जिस तरह से लास्ट टाइम जो टेपर टेंट्रम जो कहते हैं वो पिछली बार भले चल चुका, इस बार शायद ना चल पाए। तो अगर बाजार ये सोच के चल रहा है कि क्योंकि गिरावट है इसलिए वो फिर से पोस्टपोन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये होना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है। अगर रेगुलेटर्स ने ये सोच के रखा है कि इस बार शायद बढ़े, तो मार्केट के गिरावट से शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। अगर हम अपने मार्केट पे व्यू देखें तो हमारा ये व्यू है कि जब तक मार्केट 8500 ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में नए ऊपर के लेवल का स्तर देखा जा सकता है। पर अगर ये 8500 तोड़ता है तो प्रॉब्ली 2016 के लिए ये बेस्ट ऑलरेडी टॉप बन चुका है। तो 8500 वुड बी अ वेरी क्रूशियल लेवल जहाँ पे हम लोग को कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। एंड अगर आज के भाव देखें तो मुझे लगता है 2-3 दिनों तक वेट करना चाहिए। कुछ शॉर्ट टर्म में फर्दर डाउनसाइड इज़ पॉसिबल। चलिए, ऊपर से बाजार बंद हो सकते हैं। आईपी के आंकड़े आ गए, सीपीआई के आंकड़े आ गए। सीपीआई में कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन आईपी के आंकड़े देखिए आप, -2.4%, यानी कि नेगेटिव टेरिटरी में अब डी ग्रोथ है अर्थव्यवस्था की है। वैसे ही हम देखा था जीडीपी फिगर्स जो थे पिछले तिमाही के, उसमें 7.1% उम्मीद से कम थे। लेकिन अब तो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, किसी भी फ्रंट पे मंथ ऑन बेसिस पे इजाफा नहीं है। मेरे साथ प्रदीप सुरेखा साहब इस समय जुड़ चुके हैं, तकनीकी रूप से बाजार को आंकते हैं कैलाशपूजा.com से। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, आज के इस नेगेटिव मूव से अब क्या समझे, कुछ बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है या फिर स्ट्रॉन्ग बिकवाली हो सकती है इंडियन मार्केट्स में? आपका क्या व्यू है? देखिए, स्ट्रॉन्ग बिकवाली तो हो ही चुकी है रजत। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कल का दिन जो नहीं मिल रहा है ये हमको थोड़ा और प्रॉब्लम में डाल सकता है, या परसों हम थोड़ा सी हरियाली वापस देख पाएंगे। इतने बड़े फॉल के बाद अगर आज भी यूएस में और यूके में अगर थोड़ा सा फॉल आता है
कल हमारे यहाँ छुट्टी है और वो बाजार अगर बाउंस करते हैं तब शायद हम बुधवार को एक बाउंस अपने बाजार में एक्सपेक्ट करेंगे। टेक्निकली देखिए बाजार जहाँ पे आज रुका है, अगर आप इसको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट दो तरीके से लगाओ तो ये 87 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आता था और आज बाजार वहीं पे रुका है। आज एक खूबी ये थी, बाजार ने जो पहली टिक पे या शुरू के 5 मिनट पे जो लो बनाया वो लो बन चुका है। तो अभी हम ये बोल दें कि ये मंदी और नहीं गहरी होगी, वो भी जल्दबाजी हो जाएगी और ये मंदी खत्म होकर फिर से हम वापस बुल रन और एक नई तेजी में चले जाएंगे, वो भी जल्दबाजी होगी। अब ये जो पैनिक हुआ है, ये पैनिक थोड़ा सा रजत हमको ऊपर की तरफ टिकने में मजबूर करेगा। मैं फ्राइडे को भी आपके यहाँ सुबह शो कर रहा था और फ्राइडे का जो मूवमेंट 10 मिनट का मैंने देखा था तो उसी समय मैंने उस शो में वीरेंद्र को कहा था कि ये जो मूवमेंट है ये मुझको चिंता में डाल रहा है। मैं अभी पैनिक नहीं हो रहा हूँ लेकिन ये चिंता में डाल रहा है। परसों पैनिक होने वाली बात नहीं थी लेकिन आज थोड़ा सा पैनिक है। तो अब बुधवार को हम कहाँ खुलते हैं और कहाँ टिक पाते हैं, ये सारी बातें बुधवार के पहले बोलना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। चलिए ठीक है, क्योंकि लाइक कॉलर शो है, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रदीप सुरेखा साहब हमारे साथ मौजूद है, पहले व्यूअर इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश जी कोलकाता से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, हेलो। मेरे पास एनएमडीसी के 100 शेयर्स हैं जो मैंने 115 के करीब लिए थे 2-3 दिन पहले। ठीक है, मुझे इसका फंडामेंटल व्यू जानना है प्लस टेक्निकल व्यू भी जानना है। मुझे फंडामेंटल ये जानना है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए करीब 1 साल के लिए इसमें स्टे करता हूँ, इन्वेस्टेड रहता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा? इसलिए मैं नीचे बाई भी कर सकता हूँ और एवरेजिंग करूँ तो किस लेवल पे करूँ? ठीक है, लेकिन आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं वो तकनीकी रूप से बाजार को आंकते हैं, पर आपका हॉराइजन बहुत एक लंबी अवधि का 1 साल का, तो उसी व्यू से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देते हैं एनएमडीसी के। प्रदीप जी 1 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, अभी घाटे में पोजीशन आ गई है, अभी 2-3 दिन पहले खरीदारी की है, क्या करना चाहिए एनएमडीसी पे? क्या लगता है कि 1 साल अगर रखें तो ये स्टॉक का ट्रेंड क्या ठीक है, पैसा बन सकता है स्टॉक में? देखिए रजत, इस सवाल का जवाब देने के पहले 1 या 2 बात ये समझा देना चाहता हूँ कि आज से लेकर के पिछले 7-8 दिन में अगर किसी ने भी बाजार में इस पोजीशन ली थी तो उसको ये जरूर सोच लेना चाहिए था कि हम एकदम इस दौर के टॉप के ऊपर में बाजार के अंदर इंटर कर रहे हैं, जहां से हमारी रिस्क ज़्यादा होगी, रिवार्ड कम होगा। करेक्शन बाजार में ड्यू था वो आ रहा है। इस करेक्शन से घबरा करके अगर आप किसी भी तरीके से अपने आप को पैनिक करेंगे तो वो थोड़ी सी दिक्कत की बात होगी। रहा सवाल अब आपका, आपने टॉप के ऊपर में ही लिया है। मैं इसका टेक्निकल बात करूं तो 95-98 के बीच में एक बहुत अच्छा सपोर्ट उभर करके आ रहा है और जैसा मैंने शो के पहले कहा कि ये जो फॉल हुआ है ये मैं जहां तक समझता हूं अच्छे दिग्गजों के बाहर की बात थी। ठीक है, करेक्शन ड्यू था, लेकिन इस तरीके का पैनिक होगा ये शायद बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे। तो अभी देखिए, अगर आपका 1 साल का व्यू भी है वो बुरी बात नहीं है, नीचे आप ले सकते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कहीं टेक्निकल पिक्चर खराब होती है तो आपको इससे निकलना पड़ेगा। मैं आपको यही सलाह कर सकता हूँ 95 और 98 के बीच तक अगर इस करेक्शन में स्टॉक जाता है तब तो घबराने की बात नहीं है। उसके नीचे जाता है और आप नहीं निकलते हैं तब शायद आपका ये जो नुकसान है ये ज़्यादा रूप में आ सकता है। रहा सवाल लंबी अवधि का, तो मैं आपको फिर यही सलाह दूंगा, लंबी अवधि के लिए इस करेक्शन में अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो शायद आपको मुनाफा अच्छा होने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रदीप जी एक और सवाल बैठता है यहाँ पर, मेटल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बिकवाली थी, एनएमडीसी, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्ट्रक्चर्स जो थे वो टूटते हुए नजर आए, ऊपर से भी बाजार बंद हुए तो टाटा स्टील के नतीजे आए हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे जरूर पिक्चर थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आएगी क्योंकि 5.8% के आसपास रेवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिला है। लॉस पोस्ट किया है, उसमें भी 3,183 करोड़ का कंसोलिडेटेड लॉस है और उसको अगर आप देखें तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो पिछले बार आपको फैक्टर इन करना पड़ेंगे जो पिछली तिमाही में थे उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़्यादा है। एबिटा फ्रंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग नतीजे टाटा स्टील ने पोस्ट किए, 21.4% एबिटा में इजाफा देखने को मिला कंसोलिडेटेड फ्रंट पे और एबिटा मार्जिन में भी 9.6% से बढ़कर 12.4%। तो नतीजे ठीक हैं टाटा स्टील के एबिटा फ्रंट पे, ऑपरेशनल फ्रंट पे। लेकिन मेटल माइनिंग स्पेस को सर इस समय कैसे देखें प्रदीप जी? हिंडाल्को, वेदांता, ये स्टॉक्स आज जोरदार बिकवाली के मोड पे आते हुए नजर आए।
देखिए रजत, आपको कोई भी चीज़ को देखने के पहले एक तो ये देखना पड़ेगा कि पूरे इन मेटल पैक के अंदर की अगर हम बात करें तो मेटल सिर्फ प्राइसिंग हमारे यहाँ पे और हमारे फंडामेंटल पे नहीं चलता है, मेटल को पूरा रिफ्लेक्ट आ जाता है एलएमई का। आज जिस तरीके से हिंडाल्को की पिटाई हुई है, जैसा देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, आज का फॉल अनएक्सपेक्टेड था, कम से कम मेरे लिए तो था। अगर कोई बोल दे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था और इसको समझ लिया था, मैं परसों चिंता में था, पैनिक नहीं था, आज थोड़ा सा पैनिक हूँ। तो मेटल में इस तरीके के फॉल आपको एलएमई के चलते, और जब वर्ल्ड में इस तरीके का कोहराम मचेगा तो आप देखिए कमोडिटी के अंदर ही सबसे बेसी पिटाई होगी। टाटा स्टील के नतीजे अच्छे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब पिटाई होती है उस समय अच्छे नतीजे भी देखे नहीं जाते हैं। ठीक है। तो जहाँ तक माइनिंग सेक्टर की भी आप बात कर रहे हो, आज वेदांता को एक अलग रूप से ले लो कि इसमें थोड़ी सी मर्जर की बात थी, लेकिन हिंडाल्को का आज इतना गिरना थोड़ा अप्रत्याशित तो जरूर लग रहा है। चलिए, मेटल माइनिंग स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली थी, लेकिन एक प्रश्न हमारे साथ इनफैक्ट एसएमएस के जरिए आया है। प्रिंस जी का प्रश्न है जोधपुर से, मदरसन सुमी इसके ऊपर उन्होंने खरीदारी की है और जो खरीदारी का लेवल है वो उन्होंने बताया है 337 का। ऑटो एंसिलरी स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग बस कर रहा था, लेकिन अब इनको घाटा हो रहा है। 337 की खरीद है और 312 पे स्टॉक, क्या करना चाहिए प्रदीप जी? देखिए, मैंने यही कहा ना विजय रजत कि अभी 10 दिन पहले किसी भी आदमी ने कोई स्टॉक खरीदा होगा तो मुश्किल से उसके 10 में 3 स्टॉक प्रॉफिट में होंगे। आज के पैनिक में तो पोर्टफोलियो 10 दिन पहले वालों का जरूर लॉस में आ गया। जहाँ तक मदरसन सुमी की बात करें तो एकदम क्लियर कट एक विजन लग रहा है। 345 से 355 तक मल्टीपल टॉप है और एक डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा था, और ये प्राइस भी मेंटेन हो रही थी क्योंकि इनको एक QIP लाना था। QIP बहुत सक्सेसफुल हुआ है, पैसे इनको मिल गए हैं, लेकिन उसके बाद ही देखिए कि QIP के बाद स्टॉक गिरना शुरू हुआ और फिर आज बाजार में भी गिरावट आ गई। अगर मैं इस स्टॉक का बहुत नियर टर्म भी सपोर्ट देखूं तो वो कहीं भी 295 और 298 के आसपास आता है। उसके पहले भी अगर आप खोजना चाहते हो तो एक 302 का स्टॉप लॉस भी आप देख सकते हो या सपोर्ट देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर 294 295 को तोड़ता है तो ये जो गिरावट है ये इस स्टॉक में थोड़ी अच्छे से गहरी हो सकती है, क्योंकि एक अच्छे कंसोलिडेशन और टॉपिश पैटर्न के बाद ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ है। राइट, ठीक है। एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश जी दिल्ली से, इन्होंने कॉल किया। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, पूछे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्कार प्रदीप जी। जी जी मैंने नमस्कार जी। शुभम ऑटो परचेज किया है 1000 शेयर 46 में, ठीक है। तो ये मैं रखूं या बेच दूं? नहीं, या आपने और ले सकता हूं लॉन्ग टर्म के लिए? आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया शिवम ऑटो में? हाँ लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए ठीक है। प्रदीप जी 46 की खरीदे, उसी के आसपास है लॉन्ग टर्म नजरिया, लेकिन ये स्टॉक ऑटो एंसिलरी स्पेस को अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या करना चाहिए? या फिर इससे कोई बेहतर आप इन्हें इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं? हम शिवम ऑटो की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक रेंज में कामकाज कर रहा है पिछले कुछ दिनों में। देखिए, रेंज में काम तो कर रहा था, लेकिन फिर आप अगर देखोगे रजत तो फरवरी के आसपास जो टॉप इस स्टॉक ने 55 और 57 के आसपास बनाया था, उसके बाद 3 या 4 अटेम्प्ट लेने के बाद भी ये उसके ऊपर टिका नहीं, और आज फिर से ये अपनी एक रेंज के एकदम लोअर बैंड पे आ चुका है जो कि कहीं भी 45 है। अप्रैल के बाद इसने इस फिगर को तोड़ा नहीं है। मेरे को लगता है टेक्निकल सेटअप अगर मैं देखूं, परसों बाजार में एक बाउंस आ जाए उस तरीके से इस स्टॉक में भी कोई बाउंस आ जाए तो अलग बात है। आज का सेटअप देख के तो ये लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 44 और 45 को भी संभालना मुश्किल होगा और उसके नीचे भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा फंडामेंटल या इस स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, तो लंबी अवधि के लिए कोई राय मैं इस स्टॉक में नहीं दे पाऊँगा। चलिए, संता राय जी इसी बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं वेस्ट बंगाल से। राय साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने सन फार्मा 790 की दर से 100 शेयर लिया है। आज की खरीद है क्या आपकी? हाँ जी, आज खरीदा आपने गिरते बाजार में? ये हो गया लगभग 15 दिन हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? और ये इंडिया बुल रियल एस्टेट है, वो 85 रुपया के दर से 300 शेयर है। अच्छा, नजरिया बता दें बस सर, कब तक के लिए आपने ये दोनों स्टॉक्स खरीदे हैं? ये तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, मतलब 1 महीना जैसा, 1 महीना 1.5 महीने के लिए।
चलिए ठीक है, 1 महीने के नज़रिए से खरीदे हैं। लेकिन प्रदीप जी अब ये बताएं, 85 का शेयर है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और वो पहुंच गया है 82 के आसपास, और सन फार्मा में 790 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। क्या ये दोनों स्टॉक्स अभी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या फिर किसी से एग्जिट करने की सलाह देंगे या कहीं पर एक्सपोजर बढ़ाने की सलाह देंगे आप? देखिए, मैं इंडिया बुल रियल एस्टेट से शायद निकलने की सलाह दे दूंगा, क्योंकि कितनी भी बातें इस सेक्टर के अंदर आ जाए, चाहे वो बॉम्बे का TDR आ जाए, महाराष्ट्र की हाउसिंग पॉलिसी आ जाए, मोदी जी का 2020 का सपना आ जाए, लेकिन ये बिल्डर लॉबी और जिस तरीके के डेप्ट के अंदर ये फंसे हुए हैं, इतनी बड़ी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मेरे को नहीं लगता इस सेक्टर में बहुत जल्दी से बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ जाएगा। तो इंडिया बुल से आपको निकल जाना चाहिए। आज सन फार्मा का टेक्निकल चार्ट थोड़ा अच्छा है, एक रैली इस स्टॉक में बनी थी और उसमें ये उम्मीद भी कर सकते थे कि ये रैली शायद 840-850 तक इस स्टॉक को ले जाती, लेकिन जिस तरीके से बाजार में सेल ऑफ आया तो आज हमने फार्मा के अंदर भी थोड़ी सी पिटाई देखी है। अगर आपका 1 महीने का नज़रिया है तो यही कह सकता हूँ कि सन फार्मा के अंदर तो आप 740 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे निकल जाइएगा। कोई रैली में अगर ये 840 के ऊपर ना चले तो निकल जाइएगा। और अगर आपका सन फार्मा में नज़रिया बड़ा है तब सन फार्मा कहीं भी नीचे आने से 700-710-20 के आसपास आप और ख़रीदने की हिम्मत कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। चलिए, लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद एक और खबर आई है और वो इम्पैक्ट डालेगी जब अगली बार बाजार खुलेगा, यानी कि बुधवार के सत्र में, और वो है केन वेदांता डील पर। अब केन इंडिया के जो शेयर धारक हैं उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। 75% केन इंडिया के जो शेयर धारक हैं वो इस मर्जर के पक्ष में है। स्वीटन की गई थी डील, यानी कि एक वेदांता का शेयर प्लस 4 रिडीमेबल शेयर, 7.5% का ब्याज और 18 महीने का टेन्योर, ये सभी चीज़ जो है वो अब केन इंडिया के शेयर होल्डर्स को मिलेगी। तो उसके चलते पहले ही वेदांता PLC के शेयर होल्डर्स ने ये डील मंजूर कर दी और अब केन इंडिया के शेयर धारकों ने भी इस डील को मंजूरी दे दी है। तो ये खबर दोनों ही स्टॉक प्राइसेस पे, केन इंडिया और साथ ही साथ वेदांता पर असर डालेगी। चलिए, इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर दे लेते हैं जो हमारे साथ इस समय लाइन पे मौजूद हैं। इनफैक्ट एक SMS ले लेते हैं वसीम जी का, औरंगाबाद से ये SMS आया है। टाटा कॉफ़ी इन्होंने लिया है 112 के रेट पे, 100 शेयर्स हैं, क्वांटिटी है 100 शेयर्स और 112 के लेवल पे इन्होंने टाटा कॉफ़ी में इन्वेस्टमेंट किया। प्रदीप जी, टाटा कॉफ़ी कैसे लग रहा है आपको इस समय चार्ट स्ट्रक्चर? फिलहाल जो शेयर की खरीद है वो 112 के रेट के आसपास पे और 120 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या अभी प्रॉफिट बुक कर लें या फिर आपको लगता है स्टॉक यहाँ से तेज हो सकता है? देखिए, इनको हड़बड़ी है तो ज़रूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जब बाज़ार के अंदर गिरावट आएगी तो ये भी नहीं बचेगा। लेकिन इसका अगर मैं टेक्निकल पैटर्न देखूं रजत, तो एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में कहीं भी 102, 105 के ऊपर जो ब्रेकआउट बना तो वो बहुत अच्छा मेंटेन करते हुए स्टॉक को 130 के आसपास ले गया था और वहाँ पे जाके स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा था। वहाँ पे कोई टॉपिस पैटर्न या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखलाई दे रहा था। आपका ये सौदा प्रॉफिट में है, इसको अगर नुकसान में नहीं बदलना चाहते हैं तब तो आपके पास अभी भी 8 रुपये मिल रहे हैं, इसमें से आप 114, 15 कोई भी एक स्टॉप लॉस अपने मन से लगा लीजिए तो कुछ मुनाफा आपके घर पे जरूर आ जाए। लेकिन दोबारा भी देखिए, अगर इस बाउंस में ये 130 के ऊपर नहीं चल पाता है तो निकलने की चेष्टा कीजिए। वैसे यही कह सकता हूँ टेक्निकल सेटअप इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, लेकिन ये तो ही आज जो बाजार पे कुछ ट्रेडिंग हुई उसमें नेगेटिव ट्रेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन बुधवार की तैयारी करते हैं। कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न्स दिला सकते हैं? अंशु मेरे सहयोगी इसमें मेरे साथ मौजूद हैं। अंशु, बताएं कौन से ट्रेड्स पे नजर रखनी चाहिए जहां पर तेजी या फिर मंदी देखने को मिल सकती है? जी शुक्रिया। बुधवार के सत्र में जिन 20 शेयरों पर आप नजर रखकर चल सकते हैं उनमें पहला शेयर बैंकिंग सेक्टर से होगा। इलाहाबाद बैंक होगा मेरा पहला शेयर। आज के सत्र में बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली और ये मुनाफा वसूली आगे भी जारी रहने की आशंका है। बिकवाली करके चलिए इलाहाबाद बैंक के शेयर पर 79 के टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस 81.9 का इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। HDIL रियल्टी शेयरों में भी आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली। शेयर दिन के न्यूनतम स्तरों के करीब बंद हुआ है। इस शेयर पर भी आप बिकवाली करके चलिए, 88 के टारगेट्स लगाइए, स्टॉप लॉस 91 का इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। केन इंडिया होगा मेरा अगला शेयर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड कीमतों में गिरावट आई है और डॉलर में मजबूती के कारण कमजोरी जारी रहने की आशंका है। बिकवाली करके चलिए, केन इंडिया के शेयर पर 185 के टारगेट्स इस शेयर पर आप मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस 190.8 का आप लगा सकते हैं। हिंडाल्को होगा मेरा अगला शेयर। कमोडिटी कीमतों में गिरावट से मेटल शेयर पिघले हैं और 2 दिन से करीब शेयर 13% लुढ़का है। इस शेयर पर भी बिकवाली की ही सलाह होगी।
होगी 137.8 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप बिकवाली करके चलिए। 142.2 का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इन्फोसिस होगा मेरा अगला शेयर। आज के सत्र में अगर बात करें तो तमाम सेक्टर्स लाल निशान में ट्रेड करते नजर आए, लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर था, इसको छोड़कर सभी इंडेक्स लाल निशान में थे। सिर्फ यही एक ऐसा सेक्टर था जो हरे निशान में ट्रेड कर रहा था। इन्फोसिस की अगर बात करें तो कमजोर बाजार में भी शेयर दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी 1075 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1043 रुपीस का। मेरा अगला शेयर होगा टाटा स्टील का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं जिसमें एबिटा मार्जिन में बढ़त अनुमान के मुताबिक ही एबिटा मार्जिन्स रहे हैं। इस शेयर पर भी आप दाव लगा सकते हैं। बुधवार के सत्र में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। 382 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 370 रुपीस का। मेरा अगला शेयर होगा धुनसेरी पेट्रो का। इंडोरामा वेंचर्स के साथ जॉइंट वेंचर को पूरा किया है कंपनी ने। शेयर में तेजी जारी रहने की उम्मीद है और इस शेयर पर आप दाव लगाइए। 78 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 74 रुपीस का इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। एफडीसी एक प्रमोटर ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है और हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.07% की है। तेजी जारी रहने की उम्मीद है एफडीसी के शेयर पर। बुधवार के सेशन में खरीदारी करके चलिए। 230 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 220 का इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा एमबीएल इंफ्रा का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं। मुनाफे की अगर बात करें तो मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 31 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 33 करोड़ हुआ है। खरीदारी की सलाह होगी एमबीएल इंफ्रा के शेयर पर। 100 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 95.5 का इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। और कोल इंडिया कंपनी के कल पहली तिमाही के नतीजे आने हैं और मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन में गिरावट की आशंका लग रही है। बिकवाली की सलाह होगी 315 के टारगेट्स के लिए। बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस 323 का आप इस शेयर पर मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, सुन के अच्छा लगा कि गिरते बाजार में भी आप कुछ खरीदारी के सौदे जरूर ढूंढ के लेके आए, लेकिन और 10 ट्रेड्स बताएं जहां पर प्रेशर रह सकता है या फिर जहां पर पुल बैक की उम्मीद। जी, अगली कंपनी जिसे चुना गया है वो केमिकल स्पेस से है। टाटा केमिकल होगा मेरा अगला शेयर। शेयर की अगर बात करें तो शेयर अपने 20 डेमा के नीचे बंद हुआ है और शेयर में वॉल्यूम बेस्ड बिकवाली देखने को मिली है। 518 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस आप 536 का इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर बैंकिंग स्पेस से होगा येस बैंक। येस बैंक की अगर बात करें तो आज के सत्र में बैंकिंग शेयरों में तो बिकवाली देखने को मिली ही मिली। साथ ही साथ अगर येस बैंक में नज़र डालें तो 4 सत्रों से 16% ये शेयर टूटा है। इस शेयर पर भी बिकवाली की सलाह होगी 1178 के टारगेट्स के लिए। बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1215 का। अगला शेयर भी मेरा बैंकिंग स्पेस से ही होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। सभी बैंकिंग शेयर में आज के सत्र में गिरावट थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो 20 डेमा के नीचे ये शेयर बंद हुआ है। 156 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप बिकवाली कीजिए। 164 का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मेरा अगला शेयर होगा। रियलिटी शेयरों में भी आज के सत्र में भारी बिकवाली देखने को मिली और ये शेयर 50 डेमा के ऊपर टिकने में नाकाम रहा। बुधवार के सेशन में भी इंडिया बुल रियल एस्टेट के शेयर में गिरावट की ही आशंका लगाई जा रही है। बिकवाली करके चलिए। 77 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 83.5 का इस शेयर पर मेंटेन कर सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी शेयर में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिली और 20 डेमा के नीचे ये शेयर बंद हुआ है। 320 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करके चलिए। 334 का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आपको मेंटेन करना होगा। अगला शेयर मेरा होगा दीवान हाउसिंग का। हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में भी आज के सत्र में बिकवाली थी और अगस्त से अगर बात करें तो भारी बिकवाली देखने को मिली है दीवान हाउसिंग के शेयर पर। बिकवाली की सलाह होगी 269 के टारगेट्स के लिए। बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस 282 का मेंटेन कर सकते हैं इस शेयर पर आप। डीएलएफ होगा मेरा अगला शेयर। 2 महीने के निचले स्तरों पर शेयर ने आज के सत्र में ट्रेड किया है। इस शेयर पर भी बिकवाली की सलाह होगी 139 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस 148 का मेंटेन कर सकते हैं। आरईसी होगा मेरा अगला शेयर। गैप डाउन खुलने के बाद और गिरावट बढ़ी है इस शेयर में। 20 वेमा के ऊपर टिकने में नाकाम हुआ है ये शेयर। इस शेयर पर भी बिकवाली की सलाह होगी 219 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस 230 का इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स होगा मेरा अगला शेयर। 276 टू 275 के रेजिस्टेंस जोन से पलटा है ये शेयर और 3 महीने की तेजी के बाद इस शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। बिकवाली की सलाह होगी। वेडनेसडे के सेशन में भी इस शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है। 253 के टारगेट्स लगा के इस शेयर पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 263 रुपीस का। मेरा आखिरी शेयर होगा 20 शेयर्स में विप्रो का। इस शेयर में भी आज के सत्र में
आईटी शेयर ही, आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जो कि हरे निशान में जिसने ट्रेड किया है। बाकी के सारे सेक्टर्स ने आज के सत्र में लाल निशान में ट्रेड किया है और लार्ज कैप आईटी शेयरों में आज के सत्र में जोरदार उछाल देखने को मिला। विप्रो पर खरीदारी की सलाह होगी 488 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस 477 का मेंटेन कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया अंशु, आपने 20 स्टॉक्स की काफ़ी लंबी सूची तैयार की है। प्रदीप जी, 20 स्टॉक्स जो हमारी रिसर्च टीम ने निकाले, लेकिन आपके रडार पर एक स्टॉक बताएं सर जहां पर मुनाफा कमाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। देखिए, कर्जों के लिए कोई भी स्टॉक निकाल के अभी बता देना, थोड़ी सी जल्दबाजी तो जरूर हो जाएगी। फिर भी मैं इस 20 स्टॉक में से एक स्टॉक सेलेक्ट करके बताना चाहूँगा, वो है अडानी पोर्ट का, क्योंकि बाद में कोई एक न्यूज और भी आई है कि इनको कोई DRI की नोटिस भी मिली है और जिस तरीके से ये अपने रेसिस्टेंस के पास से पलटा है और आज एक बहुत अच्छा सपोर्ट को तोड़ा भी है, तो इस स्टॉक में परसों भी आपको शॉर्ट करके पैसे कमाने के मौके मिल सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट से बात करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए।